नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स अवेयरनेस ग्रुप में। और मैं उत्कर्ष गुप्ता आज आपके साथ फिर से हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं 20 लाख करोड़ रुपए के बारे में। 20 लाख करोड़ रुपए का। तो आप सोच रहे होंगे 20 लाख करोड़, अगर आप लोगों ने मोदी जी का संबोधन सुना हो जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन अभी दिया था, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ रुपए वो भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए लॉन्च करने वाले हैं। लगातार हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी हमें दे रही हैं। वो सब बता रही हैं कि ये 20 लाख करोड़ रुपए किस तरीके से खर्च होंगे, कैसे इन सब का पूरा डिटेल वो दे रही हैं। चलिए, ये बात तो ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गई। लेकिन पीएम मोदी जी के पूरे स्पीच में हम लोगों ने बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से सुनी, समझी, और उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ निचोड़ निकाल करके हम लेके आए। जैसे कि हमारा टॉपिक तो है 20 लाख करोड़ रुपए, लेकिन उसी के साथ हम बात करने वाले हैं भारत को आत्मनिर्भर हमें बनाना है। तो कैसे बनाना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी मंत्रणा है, क्या कुछ उनकी राय है जो वो इस बात पर जोर दे रही है। कोरोना का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है हम सभी के लिए। और अभी जैसे कि बड़ी बड़ी रिसर्च से पता चला, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बताया कि अभी भैया कोरोना जाएगा नहीं। और हम लोगों ने एक बात भी मान ली कि हम कोरोना के साथ जीना सीख जाएंगे, और सीख भी रहे हैं। आप सब लोग देख रहे होंगे कि चाइना की अप्रोक्स 1000 जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सभी अब चाइना से निवेश वापस करने वाली हैं। चाइना को छोड़कर जाना चाहती हैं वो कंपनी। सारी कंपनीज इस समय चाइना से बहुत ज्यादा परेशान है, और चाइना भी इस बात को लेकर के परेशान है कि शायद ये कंपनी अब चाइना में नहीं रुकेंगी। और वो सारी कंपनीज अब अपना घर ढूंढ रही हैं, ठिकाना ढूंढ रही हैं। और हो सकता है, इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं कि इंडिया में वो सारी कंपनीज आकर के अपने अपने पैर जमाएं। और अच्छी बात है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम तेजी से तरक्की भी कर पाएंगे, हमारे भारत को तेजी से बढ़ता हुआ देख भी पाएंगे, और साथ ही हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं हद तक बहुत कम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है हम लोगों के लिए। दूसरी बात ये है कि इससे हमें बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने स्किल्स को बाहर निकालने का। जैसा कि मोदी जी ने जब वो पहले इलेक्शन में जीते थे, तो उसके बाद उन्होंने जोर दिया था कि हम लोग खादी और हैंडलूम पर ध्यान दें, और उसके बाद इसका इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज भी दिल्ली के प्रगति मैदान में हैंडलूम का और खादी के कपड़ों का एक बहुत बड़ा मार्ट लगाया जाता है, फेट लगाई जाती है। वहां पर बहुत बड़ा मेला होता है जहां पर विदेशों से लोग बाग आते हैं उस खादी के कपड़े को खरीदने के लिए। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, उन्होंने शिल्पकारों के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी दी, जिससे हमारे भारत की जो मूर्ति के कलाकार हैं वो सारे निकल करके आए, और उनकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई, और वो बहुत ज्यादा विकसित करा। उस सेक्टर से भी आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसी तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट्स अब मोदी जी चाहते हैं कि हर सेक्टर से मिलने चाहिए, और ये जरूरी है, क्योंकि आज भारत इस बात में हर तरीके से सक्षम है कि हम अपनी चीजें खुद बना सकें। हमारी छोटी से छोटे से पार्ट्स हम खुद बना सकें, खुद डिजाइन कर सकें, हम किसी से भी न खरीदें। हालांकि चाइना से जो भी छोटी से छोटी चीजें आती हैं वो भी हम बिल्कुल न लें, बिल्कुल उन सबका टोटली बहिष्कार कर दें हम। क्यों? क्योंकि हम अब इस मामले में सक्षम हैं, क्योंकि हम स्किल इंडिया हैं, हम पूरी तरीके से हर काम को करने में सक्षम हैं। और वही इसी बात पर जोर देना चाहते हैं मोदी जी। आजकल छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में जो खेलते हैं खिलौनों से, वो ज्यादातर 98% मेड इन चाइना होते हैं। तो क्या वो मेड इन इंडिया नहीं हो सकते? तो क्या बच्चों का योगदान नहीं है? बिल्कुल है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर एमआरपी, एक्सपायरी डेट चेक करने के साथ साथ मेड इन इंडिया भी चेक करेंगे। आप उन टॉयज का बहिष्कार करेंगे जिन पर मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, उनको आप खरीदेंगे ही नहीं, आप अपने बच्चों को दिलाएंगे ही नहीं। आप उन्हीं को दिलाएंगे जो मेड इन इंडिया हैं, जो भारत में बने हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो भी स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हमें खरीदना होगा। पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्वदेशी हैं, क्योंकि वो अपने भारत में बन रहे हैं, उनका सारा प्रॉफिट हमारे भारत को मिल रहा है। हम मल्टीनेशनल कंपनीज की आजकल बहुत सारी व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट भी लगातार देख रहे हैं हम कि क्या चीज विदेशी है और कौन से प्रोडक्ट्स स्वदेशी हैं। तो हम लोगों को उन स्वदेशी प्रोडक्ट्स की लिस्ट को अपने माइंड में रखना है और उन्हीं चीजों को खरीदना है। जो बाहर की चीजें उन्हें
अवॉइड करना है हमें। बहुत अच्छी बात है ये, और इस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। दूसरी बात, अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है, आपको मजबूरी में खरीदनी पड़ रही है, तो वो बात अलग है, लेकिन आप डिमांड करेंगे किससे? लोकल से। उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात कही। लोकल को हमें अपना मेन चीज बनानी है, लोकल मार्केट्स को हमें उठाना है और लोकल को ग्लोबल तक पहुंचाना है। भैया आज हमारे टाइम में जितनी भी मल्टीनेशनल चीजें हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, ब्रांड्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो सब कहां से निकले? एक छोटी सी जगह से निकले। आप मैकडी की कहानी ले लीजिए, केएफसी की कहानी ले लीजिए, हमारे अलीगढ़ में सिंधी की कहानी ले लीजिए, ख्याली नाम उठा लीजिए, विकास उठा लीजिए, कोई भी स्वीट्स हो, कोई भी ब्रांड हो, स्काईवर हो, कोई भी, जो भी इनके ओनर हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको मिलेगा कि वो भी एक छोटा सा दुकानदार था जो लोकल काम करता था, और आज वो बहुत बड़ा ब्रांड लेकर के बैठा हुआ है। उसका बहुत नाम है, पूरे हर कोने में, शहर के हर कोने में उसका नाम है। उसका नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि ये वहां पर है ना। तो वो चीज कहां से निकली? लोकल से निकली। लोकल पर ध्यान देने का मतलब ही यही है कि हमें वो चीज लेनी है जो हमारे लोकल में मिल रही है, पहले हम उसको यूज करेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए आया है वो मजदूरों के अकाउंट्स में डायरेक्ट 7,500 रुपए हर 3 महीने बाद चले जाने चाहिए, और मजदूरों को मिलना चाहिए डायरेक्ट, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको आप डायरेक्ट दीजिए। मैं पूछता हूं क्यों दे दें हम डायरेक्ट? क्यों दे दे केंद्र सरकार डायरेक्ट? फालतू का है? फ्री में आ रहा है? नहीं भैया, जो पेमेंट कलेक्ट हुई है पीएम केयर्स फंड में, जो भी पैसा आया है या जो भारत सरकार के पास पैसा है, वो ऐसे ही देने के लिए होता तो वो इंडस्ट्रीज और ये सब लगा के क्यों आपसे इनकम करती, खुद क्यों बचाती, खुद क्यों रखती अपने पास, रिजर्व बैंक क्यों बनाती? फिर तो वो डायरेक्ट आप सभी लोगों से बोल देती कि आप लोग घर पे बैठिए, हम आपको पेमेंट दे रहे हैं। कितने में खर्चा चल रहा है सर आपका? 3,000 रुपए महीने में, ठीक है हम आपको 3,000 रुपए हर मंथ देंगे। तो केंद्र सरकार इतना अच्छा भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं। इस बात को हमें समझना होगा कि वो 20 लाख करोड़ रुपए इसलिए नहीं है कि आपके अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट आता रहे और आप मौज करते रहे घर पे बैठ के। नहीं, 20 लाख करोड़ रुपए उन एमएसएमईज के लिए है, जो भारत में कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए है कि वो कंपनीज अगर लॉस में जा रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो वो डेवलप कर सकें, सस्टेन हो सकें और इस काबिल बन सकें कि जो लेबर उसमें काम कर रही है, जो मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, उनको वो पेमेंट कर पाए। दूसरी बात, उसका प्रोडक्शन वो डबल कर सके, बढ़ा सके। बढ़ाना क्यों है? क्योंकि हमें स्वदेशी भारत में आना है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को खरीदना है। तो जब हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो इंडस्ट्री को भी डबल प्रोडक्शन देना पड़ेगा, और डबल प्रोडक्शन होगा तभी सप्लाई होगी। सप्लाई कब होगी? जब हमारी डिमांड होगी। हमारी डिमांड कब होगी? जब हम स्वदेशी की तरफ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब जब हम स्वदेशी की तरफ मूव करेंगे, स्वदेशी आइटम्स को खरीदेंगे, तो एमएसएमईज उनका प्रोडक्शन भी अच्छा करेगी, प्रोडक्शन अच्छा करेगी तो सप्लाई होगी तो वो ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचेगी। ग्लोबलाइजेशन मतलब जैसे कि मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है, वो बन गया, वो सबके लिए है, और हर कंट्री में जाकर के उसने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए कि मैकडोनल्ड्स है ये। उसी तरीके से क्या भारत इतना सक्षम नहीं है कि अगर वो एक आम आदमी है जो पकौड़े बनाता है, पकौड़े बनाने वाला, या कोई ऐसा आदमी है जो अलीगढ़ में बहुत फेमस है, बरूले अगर बनाने वाला है, तो क्या वो फेमस नहीं हो सकते? क्या वो ब्रांड नहीं बन सकते? बन सकते हैं। कब? जब हम उसे बनाएंगे, हम उस लोकल को ग्लोबल तक पहुंचाएंगे, और ग्लोबल में पहुंचने के बाद हर कंट्री में उसकी एक शॉप होगी, उसका एक रेस्टोरेंट होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन होगा। किसको बेनिफिट मिलेगा? भारत को। मैकडोनल्ड्स जहां का भी है, यूएसए का अगर वो बना हुआ है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो भी हम लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उसमें जाके जो भी एंजॉय कर रहे हैं, उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? वहां के लोग उठा रहे हैं। तो उसी तरीके से जब भारत कोई अपनी ब्रांड बना लेगा, ग्लोबल ब्रांड बना लेगा, तो वो भी जब सब कंट्रीज में जाएंगी तो उसका बेनिफिट किसको होगा? भारत को होगा। तो इन्हीं सब बातों को हमें सोचना है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाना है। अभी आप सभी लोगों की युवा शक्ति का आवाहन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वो छेड़ा गया है, ताकि आप सब लोगों के अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आ सके और आत्मनिर्भर बन सके, जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है वो बाहर आ सके। दूसरी बात, इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है हम सभी लोगों के अंदर कि पीएम केयर्स फंड क्यों बना है, जबकि PMNRF फंड था ऑलरेडी। 1948 में प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसकी स्थापना की, उन्होंने बनाया, ठीक है।
और उन्होंने बनाने के टाइम कहा कि जो भी प्राकृतिक आपदा होगी या देश किसी संकट से ग्रसित होगा तब हम इसका उपयोग करेंगे और देश को उस क्राइसिस से बाहर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अब पीएम केयर्स फंड अलग से क्यों बनाया गया, इसके बारे में अभी तो कुछ खास रीजन नहीं मिला है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि पीएम केयर्स फंड में जो एमपी और एमएलए होते हैं वो लोग दान कर पाते हैं पीएम केयर्स फंड में, लेकिन पीएम एनडीआरएफ में वो लोग दान नहीं कर पाते। यानी कुछ उसमें सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जहां पर सब लोग दान नहीं कर सकते, लेकिन पीएम केयर्स फंड में एक जन सामान्य आदमी भी दान कर सकता है और छोटी से छोटी 10 रुपए की राशि भी आप उसमें दान कर सकते हो। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें दान हर कोई कर सकता है। दूसरी बात, पीएम केयर्स फंड की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। दूसरा, वित्त मंत्री जी भी इसमें शामिल है, रक्षा मंत्री जी भी इसमें शामिल हैं और गृह मंत्री भी इसमें शामिल हैं। अब ये क्यों शामिल हैं, इस बारे में अभी भी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में नहीं है। एक और सवाल आता है कि सीएजी इसकी ऑडिट क्यों नहीं कर रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ये गुप्त रखा गया है कि सीएजी इसको ऑडिट नहीं कर पाए इस तरीके से, पूरे तरीके से ये बातें हैं। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि पीएम केयर्स फंड पूरी तरीके से विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है और ये सिर्फ देश की भलाई के लिए ही है, इसका कोई भी गलत प्रयोग नहीं होगा। और अगर पैसा बचता भी है तो वो आगे आने के टाइम आगे के लिए इकट्ठा रहेगा, कलेक्ट रहेगा और उसका हम यूज कर पाएंगे। कुल मिलाकर के अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारी जानकारी समझ में आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा भारत अवेयर होगा, जगेगा, बात को समझेगा, तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा, क्योंकि जागना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।